नमस्कार। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी कि जो मेटिंग सिस्टम है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन ने देखा था। जैसे रैंडम मेटिंग क्या होती है, फिर था अपना फिनोटाइपिक असोर्टेटिव मेटिंग क्या होती है, फिनोटाइपिक डिसोर्टेटिव मेटिंग क्या होती है, जेनेटिक असोर्टेटिव मेटिंग क्या होती है और जेनेटिक डिसोर्टेटिव मेटिंग क्या होती है। तो अपन ने देखा था कि जेनेटिक जो असोर्टेटिव मेटिंग थी उसको किस नाम से बुलाते हैं अपन, इनब्रीडिंग के नाम से भी बुलाते हैं। अब इनब्रीडिंग में क्या करते हैं कि जो 4 से 6 जनरेशन की जो क्लोज एनिमल्स होते हैं उनको क्या करवाते हैं, हम आपस में मेटिंग करवाते हैं। इसको बोलते हैं अपन इनब्रीडिंग। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि जो इनब्रीडिंग होती है उसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, फिनोटिपिकली क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है इनब्रीडिंग की, तो जैसे कि मैंने आपके बताया कि क्लोजली जो रिलेटिव होते हैं उनके बीच में अपन क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं। तो इनब्रीडिंग इज ए मेटिंग सिस्टम वेहन द मेट्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड। मोर क्लोजली रिलेटेड मतलब अप टू 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, देन द एवरेज मेंबर ऑफ द ब्रीड। द मेटेड इंडिविजुअल शुड हैव वन और मोर कॉमन एंसेस्टर। ये बात याद रखना, वन और मोर कॉमन एंसेस्टर इन द पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। दिस मीन द इनब्रीडिंग इज ए मेटिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स विद इन 4 to 6 जनरेशन। ये याद रख लेना इसकी डेफिनेशन। दिस मीन दैट इनब्रीडिंग इज द मेटिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स विद इन 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, अब टाइप क्या क्या होते हैं इनब्रीडिंग के। इनब्रीडिंग का टाइप होता है, एक होता है अपना क्लोज इनब्रीडिंग, एक होती है अपनी लाइन इनब्रीडिंग। अब जो क्लोज इनब्रीडिंग होती है उसमें क्या होते हैं, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं। इसके दूसरे टाइप भी आ जाएंगे, जैसे इसमें आ जाएगा अपना, एक आ जाएगा हाफ सिब आ जाएगा, आपने नाम सुना होगा। एक आता है फुल सिब। फुल सिब में क्या होता है, फुल सिब में जैसे भाई बहन का क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब ब्रदर सिस्टर का, तो ये आ जाता है फुल सिब में। हाफ सिब में हो जाता है कि पेरेंट्स या शायर का क्रॉस करवा रहे हैं डॉटर से, या उसके सन डैम से करवा रहे हैं, सन का डैम से करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना हाफ सिब में। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा है कि इन ब्रीडिंग डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप, मतलब किस प्रकार तक वो रिलेशनशिप उसका फैला हुआ है, या मतलब कहाँ तक फैला हुआ है। अगर क्लोज रिलेटेड फैला हुआ है तो अपन क्या करवाएंगे उसमें, उसको बोलेंगे क्लोज इनब्रीडिंग। लाइन इनब्रीडिंग कब बोलेंगे, जब अपन एक एंसेस्टर कॉमन ले लेंगे और जो दूसरे की जो दूसरा है उसकी प्रोजेनीज के साथ अपन क्रॉस करवाए जाएंगे। जैसे लाइन इनब्रीडिंग का मैं यहाँ बता दूँ, जैसे शायर है अपना, ठीक है, शायर मैंने इसमें कॉमन ले लिया, यहाँ ले लिया डैम, इसका क्रॉस करवाया, तो इसकी जो फीमेल आई उस फीमेल को मैं नाम दे देता हूँ जीवन। फिर उस फीमेल का क्रॉस इससे करवाया, ठीक है, फिर इन दोनों की जो संतति आई उसको आते हैं G2 बोलते हैं। फिर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, तब आएगी कौन सी, G3। तो ये अपने पास एक लाइन जो मिल रही है उसको बोलेंगे अपन इनब्रीड लाइन। ठीक है, या फिर मेटिंग को बोल देंगे लाइन इनब्रीडिंग। तो आगे देखो, द क्लोज ब्रीडिंग इज द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, लाइक पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग के साथ मेटिंग, जैसे शायर का डॉटर के साथ क्रॉस हो जाएगा, और सन का किसके साथ हो जाएगा, डैम के साथ। ठीक है, जैसे ये एक शायर है, इसका अपन ने क्रॉस करवाया था डैम के साथ, क्रॉस करवाया था। डैम बोलते हैं फीमेल को और शायर बोलते हैं मेल को। ठीक है, इसके मान लो प्रोजेनी आई जिसमें एक तो था इसका सन और एक था इसकी डॉटर।
ठीक है। अब डॉटर का क्रॉस अगर मैं सायर से करवा रहा हूँ और सन का क्रॉस मैं डैम से करा रहा हूँ, तो ये है मेरे पास क्या, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्लोज ब्रीडिंग बोलेंगे या क्लोज इन ब्रीडिंग। फुल सिप मैटिंग मैंने आपको बता दिया। सम टाइम द हाफ सिप मैटिंग इज ऑल्सो टेकन एज क्लोज ब्रीडिंग। ठीक है, हाफ सिप का भी मैंने आपको बता दिया। अब पर्पज़ क्या है इस क्लोज ब्रीडिंग की? पर्पज़ हो सकता है कि अपन को इनब्रीड लाइन प्राप्त करनी हो, जिसमें अपन इनब्रीडिंग करवा रहे हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे आपने एक पढ़ा होगा कि जो डोमिनेंट जो एलील होता है, जो डोमिनेंट एलील होता है वो क्या करता है, कई बार जो रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील के प्रभाव को क्या कर लेता है, ये डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के प्रभाव को छुपा लेता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे जो एनिमल है, कैपिटल टी का मतलब है टॉल और इसका मतलब है स्मॉल टी का मतलब होता है स्मॉल एनिमल। तो कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाएगा तो एनिमल बाहर से अपन को फिनोटिपिकली कैसा लगेगा, टॉल। लेकिन इसके अंदर ऐसे तो है नहीं कि रिसेसिव नहीं है, रिसेसिव एलील है इसके अंदर, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका प्रभाव छुपा दिया जा रहा है किसके द्वारा, डोमिनेंट के द्वारा। तो कई बार क्या करते हैं अपन इनब्रीडिंग करवाते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान होगा कि इन ब्रीडिंग करवाते हैं तो इन ब्रीडिंग हमेशा किसको सपोर्ट करता है, ये हमेशा जो होमो जाइगोट है, सॉरी होमोजाइगस, होमोजाइगोसिटी को क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। तो मतलब वो किसको, इनमें से इनको सेपरेट करेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका क्या करता है, सेपरेशन करता है, और ये जो होमोजाइगस है इनको बढ़ावा देता है। तो इससे क्या होता है, जो रिसेसिव अपने एलील है वो क्या हो जाते हैं, पृथक करने के भी काम में आ जाता है। तो यही लिख रखा है, टू डिस्कवर अनडिजायरेबल रिसेसिव जीन, मतलब हेटेरोजाइगस में अपन को क्या दिखेगा, जो रिसेसिव जीन है उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और रिसेसिव जीन जो लगभग रिसेसिव जीन होती है वो किस प्रकार की होती है, जो लिथल प्रकार की होती है, नुकसानदेह होती है। तो इससे क्या करेंगे अपन, रिसेसिव जीन का क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेरेंट ऑफस्प्रिंग मेटिंग टू गेट मोर यूनिफॉर्म प्रोजेनी। इससे क्या करते हैं अपन, जैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ने के कारण क्या होता है, उसमें सिमिलरिटीज भी बढ़ेगी। कौन सी, फिनोटिपिक जो फिनोटिपिक सिमिलरिटीज़ हैं वो भी क्या होगी, उसमें इंक्रीज होगी। तो उससे क्या होगी, अपन को जो आने वाली जो संतानें हैं वो क्या दिखेगी, सिमिलर दिखेंगी। ठीक है। अब लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, एक बार फिर देख लेते हैं। लाइन ब्रीडिंग इज टेकन इन टू वेज। द फर्स्ट वे इज द मेटिंग ऑफ एनिमल विच आर मोर डिस्टिंक्टली रिलेटेड, लाइक कजन मेटिंग। इसका जैसे सायर का मैंने करवाया, डैम के साथ क्रॉस करवाया था, लेकिन इसका क्या था, इसमें क्या होता है, इसका जो आया उसकी आई मान लो डॉटर। अब इसके जो पेरेंट्स थे, इसका पेरेंट्स मान लो एक कॉमन मान लो, इसके पेरेंट्स इस सायर और इस डैम के पेरेंट्स अलग अलग थे। तो इसका जो पेरेंट्स है, ठीक है, उसका एक सायर और है, उस सायर का एक संतान और है जो क्या है, मेल है। अब उस मेल का जो क्रॉस करवाया, मतलब ये तो इसका कजन हुआ ना। कजन कैसे हुआ, क्योंकि इनके दादाजी दादा थे, वो दादा क्या थे, सेम थे। ठीक है। अब वो सेम होने के कारण ये क्या हुए, आपस में कजन सिस्टर हुए, कजन सिस्टर ब्रदर हुए। अगर उनका क्रॉस करवा रहे हैं, इसीलिए बोला कजन मेटिंग। इन दिस सिस्टम द रेट ऑफ इनब्रीडिंग इज लेस देन द क्लोज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का जो क्लोज ब्रीडिंग है उसमें क्या है, रेट ऑफ इनब्रीडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी बजाय इसके में, क्योंकि इसमें जो कॉमन जीन्स है वो क्या है, कम है। लाइन ब्रीडिंग में जैसे कजिन का करवाएंगे तो कजिन में कॉमन जीन कम है, जबकि खुद एक ही जो माता पिता से जो संतानें हैं उनका क्रॉस करवाते हैं तो उसमें कॉमन जीन ज़्यादा होती है। इस कारण से क्या करते हैं, इसमें रेट ऑफ इनब्रीडिंग ज़्यादा होती है, किसमें, क्लोज ब्रीडिंग में, बजाय किसके, लाइन ब्रीडिंग के। द सेकेंड वे इन दिस मेटिंग द एनिमल इन सच ए वे दैट देयर डिसेंडेंट्स, मतलब इसका मतलब होता है वंशज, ठीक है, आर कीप्ड क्लोजली रिलेटेड टू एन आउटस्टैंडिंग एनिमल्स। मतलब इसमें एक एनिमल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एनिमल क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि इन दिस सिस्टम मेटिंग इज बिटवीन ए फिक्स सायर, एक सायर को अपन फिक्स करेंगे, एंड हिज डॉटर ग्रैंड डॉटर को, उसको क्या करवाएंगे अपन, मेट करवाएंगे। जैसे ये सायर था,
मैंने एक सायर को फिक्स कर लिया, फिर इसका क्रॉस मैंने पहले करवाया था एक डैम से। इन दोनों के क्रॉस से मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, और जो संतति प्राप्त हुई जिसका नाम दे दूंगा मैं G1। अब इस सायर के क्रॉस फिर इसकी संतति से करवाएंगे G1 से, तो इसकी संतति प्राप्त हो जाएगी अपने पास G2। फिर इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, ठीक है, फिर इनकी संतति आ जाएगी G3। फिर आगे इसका क्रॉस करवाएंगे, तो ये क्या है, अपने पास एक लाइन बन जाएगी, इनब्रीडिंग लाइन आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है कि द लाइन इन ब्रीडिंग कॉजेज रैपिड इंक्रीज ऑफ होमोजाइगोसिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, होमोजाइगोसिटी से बढ़ती है लाइन इन ब्रीडिंग से। द एम ऑफ लाइन इन ब्रीडिंग इज टू प्रीपेट्यूट द स्पेशल कैरेक्टर of an outstanding animal or strain. This system is followed by the selecting the best or culling the poor animal. कैसे? जैसे मान लो अपन ने क्या, मैंने आपको बताया था जब हेटेरोजाइगोट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, रिसेसिव जीन छुपी रहती है, लेकिन प्रभाव किसका दिखता है, डोमिनेंट जीन का। लेकिन ये क्या करता है, इनको सेपरेट करता है और होमोजाइगोसिटी से कैपिटल टी और स्मॉल टी को बढ़ावा देता है। तो इससे क्या करता है, अपन जो जैसे रिसेसिव जीन मेनली लिथल होती है तो इसको बाहर निकालने के काम आता है। इन एनिमल को अपन कल कर सकते हैं और इन एनिमल को अपन रख सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है, क्या क्या इसके जेनेटिक इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इफेक्ट क्या है, एक तो ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, किसके ऊपर, हेटेरोजाइगोसिटी को बढ़ावा नहीं दे रहा है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा दे रहा है। इसमें क्या होता है, जो जीन्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो जीन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इन स्मॉल पॉपुलेशन, अब स्मॉल पॉपुलेशन है तो स्मॉल पॉपुलेशन की जो जीन है मतलब वो भी कम है। अगर एक एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उसका मान लो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स था कि उसका उसकी मिल्क यील्ड थी वो क्या थी, हाई थी। अब मतलब ये खत्म हो गए तो मिल्क यील्ड वाली जीन अपने पास पूरी पॉपुलेशन से क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। मतलब अपने पास कम ही एनिमल थे, 10 में से एक ही एनिमल अपन को अच्छा मिल्क देने वाला था, वो भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हमारे को जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल नहीं रखनी चाहिए, पॉपुलेशन हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल पॉपुलेशन में इसका क्या जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है, ये बता रहा है कि इन स्मॉल पॉपुलेशन द जीन फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट्स मोर एक्सट्रीम एंड सर्टेन जीन में भी लोस्ट। मतलब अगर कोई खत्म हो गया तो वो लोस्ट ही हो गई वो जीन, ठीक है, अपने पास दूसरा एनिमल नहीं है। जबकि लार्ज पॉपुलेशन में अगर एक खत्म हो जाता है तो दूसरा कहीं ना कहीं वो जीन पाई जाती है। वाइल सम आर फिक्स्ड, मतलब कुछ जीन क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, उसमें जेनेटिक वेरिएंस नहीं आ पाता है, ठीक है, जो अपन बदलाव लाना चाह रहे हैं। बट इन द लार्ज पॉपुलेशन द फ्लक्चुएशन ऑफ जीन फ्रिक्वेंसी इज लेस एक्सट्रीम एंड फ्यू ऑफ एलील्स वुड बी लोस्ट, ठीक है। कुछ एलील्स लोस्ट हो जाएंगे तो भी उसमें क्या, अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं जेनेटिक इफेक्ट में। देयर आर मेनी हिडन रिसेसिव जीन, ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। जो रिसेसिव जीन है इन आउटब्रीड पॉपुलेशन दे आर हिडन बाय बीइंग पेयर्ड विद डोमिनेंट जीन, मैंने आपको बता दिया। द इनब्रीडिंग ब्रिंग देम टू लाइट बाय इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी। थस इनब्रीडिंग इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स इन द पॉपुलेशन एज ए कंसिक्वेंसेज, जिसके परिणाम स्वरूप ऑफ इंक्रीज होमोजाइगोसिटी के इंक्रीज होने के परिणाम स्वरूप द करेक्टर आर फिक्स्ड एंड इन इनब्रीड पॉपुलेशन ड्यू टू द जीन फिक्सेशन। मतलब अब जीन फिक्सेशन कैसे हो रहा है, वही हो रहा है ना, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है। तो होमोजाइगोसिटी भी कब तक बढ़ेगी, जब तक है तब तक ही बढ़ेगी ना। जब हेटेरोजाइगोट्स खत्म हो जाएंगे, अपने पास हेटेरोजाइगोट्स जीनोटाइप खत्म हो जाएगा तो मतलब होमोजीनोसिटी आ गई उसमें, होमोजाइगोसिटी आ गई। अब जब होमोजाइगोसिटी आ जाएगी तो उसकी जीन्स क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, वही रहनी है। अब आगे आप अपन कितना ही इम्प्रूवमेंट करवाइए, कितना ही और क्रॉस करवाएं तो क्या होगा,
इसको बोलते हैं कि अपन जो सिलेक्शन कर रहे हैं और सिलेक्शन एक बार होना बंद हो जाता है, जिस पॉइंट पे आके सिलेक्शन होना बंद हो जाता है, मतलब जो रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन आना है वो बंद हो जाता है, तो उस चीज़ को एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटू। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पे अपन जो रेस्पॉन्स आ रहा है सिलेक्शन का, जो इंक्रीमेंट देख रहे हैं, वो जो रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन है वो आना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लेटू। द इनब्रीडिंग चेंज, आगे देखो, द इनब्रीडिंग चेंजेस द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन बाय चेंजिंग द जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी विदाउट चेंजिंग द जीन फ्रिक्वेंसी। मतलब इसमें जीन फ्रिक्वेंसी नहीं होती है बिल्कुल भी, अपन जीनोटाइप जरूर रीअरेंजमेंट होके उसमें कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जीन वो की वही रहती है। ठीक है, अब है फिनोटिपिक इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग। मतलब इन जो फिनोटिपिकली अपन बाहरी तौर पे जो देखते हैं उसमें क्या अपन को आता है, तो इसमें क्या होता है, एक तो इसका एक डिसएडवांटेज ही मान लो, इसमें क्या हो जाती है, ग्रोथ लेवल उसका कम हो जाता है एनिमल का, क्योंकि ग्रोथ लेवल कम हो जाता है। दूसरा आपने एक अच्छा से सुना होगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन और एक हो जाता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कम हो जाती है, जो रिप्रोडक्शन हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इन देखिए इनब्रीडिंग हैज एडवर्स इफेक्ट पर्टिकुलरली ऑन फिटनेस ऑफ ट्रेट, मतलब ग्रोथ रिटार्डेड हो गई, रिप्रोडक्शन और विटेलिटी और ग्रोथ ट्रेट्स। द इनब्रीडिंग टेंड्स टू डिप्रेस द ग्रोथ रेट इन फार्म एनिमल, मतलब ग्रोथ कम हो गई। रिड्यूस विद इनब्रीडिंग इन फार्म एनिमल, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। इनब्रीडिंग रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज इन डेथ एंड हैंस द लॉस इन विगर। एक होता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है एनवायरनमेंट के प्रति, जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी होती है किसके प्रति, एनवायरनमेंट की वजह से, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, द इनब्रीड एनिमल्स आर मोर ससेप्टेबल टू एनवायरमेंटल कंडीशन। द इनब्रीडिंग ब्रिंग रिसेसिव जीन्स इन होमोजाइगस स्टेट एंड हैंस द एबनॉर्मलिटीज आर एक्सप्रेस्ड एंड आइडेंटिफाइड। मैंने आपको पहले बताया था, लगभग जो रिसेसिव जीन होती है वो क्या होती है, लिथल प्रकार की या फिर नुकसानदेह होती है। The phenotypic uniformity among inbreeding animals within an inbreed line is increased for the character. ठीक है, द प्रोडक्टिव ट्रेड्स शो इनब्रीडिंग डिप्रेशन विच मीन्स द डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स ऑफ द इनब्रीड एनिमल। मतलब जो प्रोडक्टिव ट्रेड्स है उसकी क्या हो जाती है, डिप्रेशन, मतलब कम रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। डिसएडवांटेज में वो जो पीछे अपन ने देखे एक दो वही आएंगे। क्या हो जाएगा, एक तो रिसेसिव जीन इंक्रीज हो जाएगी जो लिथल होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, विच कोज द रिडक्शन ऑफ जिससे क्या हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम हो जाएगी, विगर इन टर्म्स ऑफ विटेलिटी। द इनब्रीड एनिमल्स आर मोर प्रोन टू एनवायरमेंट चेंजेस, जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, तो पहला एप्लीकेशन है कि किस में काम आता है ये, इन ब्रीडिंग इज यूजफुल टूल इन एनिमल ब्रीडिंग में काम आता है, थ्रो किसके द्वारा, इन ब्रीडिंग रिजल्ट्स द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बट देर आर सर्टेन केसेज व्हेन इन ब्रीडिंग इज एडवांटेजियस। कौन कौन से हैं, इन ब्रीडिंग इज यूज्ड टू टेस्ट, ये अपना पहला एडवांटेज है कि टेस्ट फॉर रिसेसिव एलील इन द सायर में है, एक सायर में रिसेसिव एलील हो सकते हैं, है या नहीं है, उसका टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनब्रीडिंग करवाते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा टू इम्प्रूव डिस्टिंक्ट फैमिली विद इन ए ब्रीड। एक ब्रीड के अपन अंतर करना है कि जैसे मान ले मेरे को एक मिक्स ब्रीड है जो ना लंबी है ना स्मॉल है, तो मेरे को क्या है, मैं इनब्रीडिंग करवाऊंगा और उससे मेरे को टॉल और स्मॉल आसानी से मैं छाट सकता हूँ इनब्रीडिंग करवा के। ये तीसरा हो गया, द इनब्रीडिंग यूज टू डेवलप इनब्रीड लाइन्स इन द सीड स्टॉक। ठीक है, इनब्रीड लाइन यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इनब्रीडिंग यूज हेल्प्स टू नो द टाइप ऑफ जीन एक्शन अफेक्टिंग द ट्रेड्स, मतलब जो जीन किस टाइप की जीन है जो किसी पर्टिकुलर ट्रेड को इफेक्ट कर रही है। ठीक है,
ये था अपने लेक्चर के बारे में, इनब्रीडिंग के बारे में आपने डिटेल से हमने पढ़ा। इनब्रीडिंग क्या है, इनब्रीडिंग के एडवांटेज क्या है, फिनोटिपिक इफेक्ट क्या है, जेनेटिक इफेक्ट क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, ये सब चीज़ें अपन ने इस लेक्चर में पढ़ी। ठीक है, अगर आपको इसके संबंधित कोई मटेरियल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए अल्टरनेटिव फॉर्म आपको पीडीएफ प्रोवाइड या फिर कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन आउट ब्रीडिंग या फिर आउट क्रॉसिंग। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।